जय हिंद, नमस्ते, सभी को राम राम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जोन ऑफ सक्सेस। यहाँ पर हम आप सभी को पढ़ाएंगे कि भारत में नदियों की प्रणाली कैसे है। लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय आपको देते हैं। हमारा नाम विक्रम सिंह है, इंडियन जियोग्राफी बाय विक्रम सर। तो सबसे पहले अगर आपको भारत में रिवर सिस्टम समझना है तो उससे पहले आपको एक अलग से वर्ड है प्रॉपर इसका, जिसको बोलते हैं भैया ड्रेनेज सिस्टम। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है अपवाह तंत्र। ड्रेनेज का मीनिंग होता है फ्लो ऑफ वाटर। क्या बच्चों? फ्लो ऑफ वाटर। पानी का प्रवाह कैसा है, यही ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। अब भारत में पानी के प्रवाह के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख तंत्र हैं, दो प्रमुख सिस्टम हैं, जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजर रही है उसके ऊपर वाले हिस्से को हम बोलेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। इंग्लिश में बोले तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। उसी प्रकार कर्क रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन अपवाह तंत्र इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सभी की सभी नदियां यहाँ पर हिमालय पर्वत से निकल रही हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वहां पर उनकी कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसलिए इसका नाम पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। यह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र में एक्चुअल में कौन कौन सी रिवर। देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र में HDS हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर बहुत सी नदियां आपकी आंकी गई हैं आज तक। तो सभी का अलग सिस्टम बनाना बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी प्रणाली। दूसरा इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी प्रणाली। तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। इससे पहले आप समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर। एक रिवर, एक नदी होती क्या है? तो नेचुरल वाटर फ्लोइंग कोर्स, एक ऐसा कोर्स जहां पर प्राकृतिक रूप से कोई धारा बह रही है। बहते हुए पानी की प्राकृतिक धारा एक नदी कहलाती है, रिवर कहलाती है। उसी जगह अगर यहाँ आपको कहीं पर कैनाल दिखे, नहर दिखे, कैनाल या नहर ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक नहीं है, जो कृत्रिम है, जिसने इंसान ने खुद उसको बनाई है। यानी कि नदियों का रास्ता मोड़कर, जैसे यहाँ से कोई नदी जा रही तो इसको यहाँ से काट दिया और एक अलग से नहर बना दी। अब अगर ये नदी है तो नीचे वाली ये नहर है। ये क्योंकि ये कृत्रिम है, ये नहर कहलाएगी, और ये प्राकृतिक ऊपर पर्वत से आई है तो ये नदी है। आगे समझिए, गंगा रिवर सिस्टम के अंदर बहुत सी नदियां हैं। इससे पहले आपको हम दो वर्ड बताएंगे जिनको समझिए ध्यान से। एक तो ट्रिब्यूटरीज। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी को हिंदी बोलते हैं भैया सहायक नदी। क्या बोलते हैं? सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी को हिंदी में बोला हमने सहायक नदी। ऐसी रिवर या ऐसी पानी की धारा जो मुख्य नदी यहाँ पे कौन सी है? गंगा। मुख्य नदी को सहायता दे रही है आगे बढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। कौन सी नदी है बच्चों? यमुना नदी। उसी प्रकार कुछ ऐसी भी नदियां हैं, कुछ ऐसी भी पानी की धाराएं हैं जो यमुना नदी की भी सहायक होती हैं। उनको हम आगे बढ़ते जाएंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। इसके अंदर दूसरा वर्ड था हमारा वितरिका। वितरिका को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मीनिंग ये होता है कि जहां पर कोई सहायक नदी न आकर मेन रिवर को हम अलग से कट कर दें। यानी कि यहां से ऐसी नदी चल रही है और इसको मान लो यहां जाना है तो हमने इसका एक पार्ट इसको यहां कर दिया और एक पार्ट इसका यहां चला गया। तो यहां से हमने इसको जो कट किया है ये ट्रिब्यूटरी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन अगर यहां से कोई अन्य नदी निकल कर आ रही है और इस मेन रिवर के अंदर मिल रही है
तो ये यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखिए साहब, मैं आपको समझा रहा हूँ साहब। गंगा रिवर पे वापस आते पॉइंट पे अपने। गंगा रिवर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता हो, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा, डोंट वरी। गंगा भारत की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, 2525 किलोमीटर। ये भारत और बांग्लादेश में, भारत के उत्तराखंड से निकलकर और बांग्लादेश तक गिरने का इसका जो सिस्टम है, ये जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर आंकी गई है। दूसरी, इसकी क्वालिटी क्या है? ये एक ऐसी रिवर है जो सेल्फ परफ्यूइंग रिवर है, यानी कि स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी। यानी कि इसके अंदर ऐसी ताकत कह लीजिए, एक प्राकृतिक रूप से इसे अजूबा कह लीजिए कि इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि ये अपने पानी को खुद ही साफ कर देती है। अब ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है। वैज्ञानिकों की माने तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर एक वायरस पाया गया है। वायरस समझते हो, विषाणु। उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जो उस पानी को पानी को खराब करते हैं बैक्टीरिया। ये विषाणु उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है वहां पर। इसकी वजह से गंगा सेल्फ परफ्यूरिंग रिवर है, स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी है। दूसरा, इसमें साइंटिस्ट ने दूसरा ये चीज पाई कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डिसोल्व ऑक्सीजन। तीसरी, इसके अंदर डॉल्फिन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फोर्थ, बहुत प्रकार के फिश जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं वो इसी के अंदर मिलती हैं आपकी। ये हमने गंगा के बारे में मुख्य बातें इसके बारे में पढ़ी। इसके अलावा समझिए कि गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकलकर और कहाँ कहाँ तक जाती है, उसको हम देखिए, थोड़ा सब्र रखिए, हम इसको मैप के माध्यम से भी करेंगे, लेकिन ये एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। सबसे पहले निकलेगी उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद जाएगी यूपी के अंदर, यूपी स्टेट को क्रॉस करके जाएगी बिहार के अंदर, बिहार स्टेट को क्रॉस करके जाएगी झारखंड, झारखंड को क्रॉस करके वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल को क्रॉस करके ये अलग देश बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाएगी। तो यहां पर हमें तो 1 2 3 4 5 गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इस लाइन को आप हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन ये आता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आंसर आएगा 5। अगर कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो यूके, यूपी, बीएच, जेएचडब्ल्यूबी, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। दूसरा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि गंगा नदी किन किन देशों से, यानी कि यहाँ पर कंट्री आ रहा है, किन किन देशों से गुजरती है, तो उसका आंसर होगा ये कि गंगा नदी इंडिया से बांग्लादेश जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी के अंदर गंगा गिर जाती है। बच्चों अब देखिए, गंगा रिवर का हम मैप बनाएंगे कि ये कहां कहां से कहां तक जाती है और कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं जो इसकी सहायता करती हैं आगे बढ़ने में। तो उत्तराखंड से लेकर बांग्लादेश तक की यात्रा हम करेंगे। अब तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी नोटबुक निकाल लेना, पेन निकाल लेना, इसको नोट करते जाना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी भगवान शिव के मंदिर केदारनाथ से। तो यहाँ पर एक केदारनाथ के निकट एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है बच्चों? गंगोत्री ग्लेशियर। इसी के निकट है केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, जिसको हम बोलते हैं केदारनाथ। ये भगवान शिव को समर्पित है। अब यहां से एक छोटी सी धारा निकलती है। उस धारा को स्थानीय लोग अपनी भाषा में बोलते हैं भैया भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। इस धारा को उन्होंने भागीरथी बोला। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर के निकट एक गोमुख नाम से स्थान है। अब इस गोमुख को समझिए होता क्या है। ग्लेशियर पहाड़ के नीचे एक गुफा
रूपी ऐसी चित्रण है कि जहां से पत्थरों के नीचे से पानी निकला, पहाड़ पे से पिघलकर और उस गुफा के अंदर से पानी निकल रहा है, उसको बोलते हैं गोमुख। उस गोमुख में से पानी निकलता है तो ये आगे बढ़ता है। तो इस धारा को वहां पर लोगों ने नाम दे रखा भागीरथी। अब हम इसको क्या मानते हैं, गंगा, लेकिन एक्चुअल में ये गंगा नहीं है, गंगा इसके आगे स्टार्ट होगी। लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि गंगा का उद्गम स्थल या स्टार्टिंग पॉइंट गंगोत्री ग्लेशियर की गोमुख है। आया समझ में? शाबाश। केदारनाथ हिमालय से जैसे ही ये धारा आगे बढ़ती है, इसको यहीं छोड़ दो बस आप। अब इसके लेफ्ट साइड आ जाओ। मैंने बोला लेफ्ट, यहां पर नहीं आना आपको, लेफ्ट इसका यहां पर है। कैसी है? जैसे आप मान लो यहां खड़े हो, अगर आपको नीचे जाना हो तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा? ये आपका लेफ्ट ये होगा, राइट कौन सा होगा? ये। शाबाश। तो नीचे जाएंगे तो उसके लेफ्ट साइड एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपंत। क्या नाम है भाई? सतोपंत ग्लेशियर। वहां से एक धारा निकलती है, जिस धारा को हम आसान शब्दों में जानते हैं विष्णु गंगा के नाम से। किस नाम से? विष्णु गंगा। अब इस धारा का यहां से निकलने का तात्पर्य यह है कि सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली धारा विष्णु गंगा कहलाएगी। जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ती तो यहां से निकलने वाली एक और ग्लेशियर से रिवर इसके अंदर यहां पे आके मिल जाती है। इसका नाम है भैया धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा के निकलने से और इसकी विष्णु गंगा में विलय होने से यहां पर बनता है संगम। अब समझिए संगम और प्रयाग का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम यहां समझाते हैं आपको। देखिए, जब भी कभी भी नदियां मिलती हैं तो उस स्थान को बोलते हैं संगम। लेकिन यहां से लेकर यहां तक, लास्ट तक, उत्तराखंड को क्रॉस करने से पहले यहां पर आएंगे आपके प्रयाग। अब ये प्रयाग होता क्या, समझिए ध्यान से। संगम का मतलब है कि दो धाराएं मिल रही हैं और आगे चल रही है, तो ये संगम है। यहां पर क्या है? संगम। लेकिन अगर ये दो धाराएं मिले और यहां पर आकर मिले और आगे चले, लेकिन अगर यहां पर इन दोनों धाराओं की गहराई अगर अधिकतम है तो उस स्थान को बोलेंगे प्रयाग। क्या बोलेंगे? प्रयाग। ये क्या है? प्रयाग। तो यहां पर जब विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा के साथ आकर मिलती है तो उस स्थान को बोलते हैं प्रयाग। पौराणिक भाषा में इसको प्रयाग कहा गया है। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन स्थान। तो इस प्रयाग का नाम क्या है? अब विष्णु गंगा से निकल, विष्णु गंगा ही ऊपर से, तो इस प्रयाग का नाम हम क्या रख देंगे? विष्णु प्रयाग। अब ये मत सोचना कि मैंने रखा है, ये भूगोल वेताओं ने नाम इनके रखे हैं जिन्होंने भूगोल को समझा है एक्चुअल में। अब हमारी जर्नी आगे होती है, आगे चलिए। आगे चलने के पश्चात आपको दिखेगा कि धौली गंगा के जस्ट नीचे एक और ग्लेशियर से एक और रिवर निकलती है और इसके अंदर आकर मिल जाती है। उससे पहले ध्यान दीजिए, जब कभी भी दो नदियों का संगम हो और प्रयाग बने तो प्रयाग के जस्ट बाद आगे वाली धारा का नाम चेंज हो जाएगा। अब बताओ, इसका नाम विष्णु गंगा रखें या धौली गंगा रखें? जो ये धारा है विष्णु प्रयाग से लेकर यहां तक जो धारा है उसका नाम क्या रखें? इसका नाम भूगोल वेताओं ने नाम रखा है बड़े आसान शब्दों में। इसको कहा है इन्होंने अलकनंदा। क्या कहा भाई? अलकनंदा। अब यही जो रिवर है जो आगे जाकर इस भागीरथी के अंदर मिलती है, यहाँ पे अलकनंदा इसको कहा है। और यहाँ से इस ग्लेशियर से जो नई नदी आई है, एक और धारा आई है, उस नदी का या धारा का नाम है भैया नंदाकिनी। क्या है? नंदाकिनी। मैं मंदाकिनी नहीं बोल रहा, मैं नंदाकिनी बोल रहा हूं। और नंदाकिनी एक्चुअली निकलती कहां से है? इस ग्लेशियर से। इस ग्लेशियर का नाम है नंदा पर्वत। अब नंदा पर्वत से निकली है तो इस नदी का नाम भी क्या हो गया? नंदाकिनी।
अब मैंने आपको ऊपर समझाया है कि जब भी कोई धारा मुख्य धारा के अंदर आके मिल रही है, अगर उसकी गहराई यहाँ पे अधिकतम है तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, जैसा विष्णु प्रयाग हुआ था उसी प्रकार। अब नंदा पर्वत से निकल रही नंदाकिनी, तो इस प्रयाग का नाम क्या रख देंगे हम? नंद प्रयाग। क्या नाम रखेंगे भाई? नंद प्रयाग। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही यहां से ये धारा आगे चलती है, आगे चलेगी और एक और नदी यहां से इस ग्लेशियर से निकलेगी और इसके अंदर आकर मिल जाएगी। अब समझिए ये कौन सी है। यहां पर एक पर्वत पाया गया है, सॉरी ग्लेशियर पाया गया है, बर्फ का ग्लेशियर, जिसका नाम है पिंडारी पर्वत। क्या नाम है भैया? पिंडारी ग्लेशियर कह लो या पिंडारी पर्वत कह लो। अब ये पर्वत कभी भी पिघलता है तो पिघलने के परिणाम स्वरूप ये धारा ऐसी चलती है और इस अलकनंदा के अंदर आकर मिल जाती है। अब यहां पर फिर से एक और नदी आकर मुख्य धारा में मिली है, तो यहाँ पर फिर से एक और प्रयाग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखें? अब यहाँ पर पिंडारी है तो इसका नाम पिंड प्रयाग तो रखेंगे नहीं। इसका नाम पौराणिक कथाओं में हमको मिला है कर्ण प्रयाग। क्या मिला है भाई? कर्ण प्रयाग। अब पिंडारी लोग कौन थे? पिंडारी एक ग्रुप था लोगों का जो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, और इन्होंने ये पर्वत पर रहते थे किसी टाइम पे। यहाँ पर एक कर्ण नाम के राजा आए, उन्होंने यहाँ पर अश्वमेध युद्ध करवाया, जिस कारण इस जगह का नाम कर्ण प्रयाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आगे आइए, हमारा विष्णु प्रयाग हुआ, नंद प्रयाग हुआ, कर्ण प्रयाग हुआ। इससे आगे चलते थोड़ा सा। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केदारनाथ और गंगोत्री ग्लेशियर के निकट यहाँ पर एक और ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है भैया चाराबाड़ी ग्लेशियर। क्या नाम है? चाराबाड़ी ग्लेशियर। चाराबाड़ी हिमनद ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद बोलते हैं। यहां से एक ये सतोपंत ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर के बीच में है नीचे। अब यहां से एक रिवर निकलती है और कहा मिलती है जाके? अलकनंदा के अंदर। इस रिवर का नाम क्या है? तो इस रिवर का नाम होगा आपके मंदाकिनी। क्या नाम होगा? मंदाकिनी रिवर। इसका नाम नंदाकिनी था लेकिन इसका नाम मंदाकिनी है। अब यहां पर आ रही है तो जाहिर सी बात यहां पर प्रयाग बनेगा। बिल्कुल बनेगा सर। तो यहां पर इस प्रयाग का नाम क्या होगा? इस प्रयाग का नाम होगा भैया रुद्र प्रयाग। क्या नाम होगा? रुद्र प्रयाग। आगे चलिए, इससे आगे क्या होता है? अब इसके आगे कोई भी इसकी धारा आके नहीं मिलती, लेकिन जो भागीरथी चल रही थी इतने समय से बेचारी थक चुकी है, उसको आगे लेके आते हैं और इसको यहाँ आके मिला देते हैं। अब यहाँ पर मुख्य धारा अलग धारा से मिली, इसका मतलब प्रयाग का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रयाग को क्या बोलेंगे भैया? देव प्रयाग। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 प्रयागों के नाम सुने हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन सबों को अपने माइंड में बिठा लेना। कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना। इससे आगे की यात्रा करते हैं हम। आगे क्या मिलता है हमको? तो देव प्रयाग एक बहुत बड़ा प्रयाग है। अब इन 500 के 500 प्रयागों पर पंच प्रयाग कहा गया है इनको, पंच प्रयाग। और इन 500 के 500 प्रयागों पर दोनों जो नदियां मिल रही हैं उन दोनों नदियों की पूजा होती है। विष्णु प्रयाग पर विष्णु गंगा और धौली गंगा की, नंद प्रयाग पर नंदाकिनी और अलकनंदा की, कर्ण प्रयाग पर पिंडारी और अलकनंदा की। अब यहाँ पर विष्णु प्रयाग से लेकर नीचे तक इस धारा का नाम अलकनंदा है। क्या है? इस धारा का नाम मैंने अलकनंदा बताया, कभी चेंज नहीं किया आगे। भागीरथी अलकनंदा से मिलने जहां पर मिलती है उस स्थान को देव प्रयाग कहा गया है। देव प्रयाग से आगे गंगा रिवर कैसे निकलती, ध्यान से समझिए। देव प्रयाग से आगे जैसे ही गंगा रिवर चलती है तो यहाँ पर आता है भैया आपका बहुत प्रसिद्ध धाम, जिसको हम जानते हैं हरिद्वार के नाम से। किसके नाम से जानते हैं भैया? हरिद्वार के नाम से। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर चुकी, यानी कि गंगा ने ऊपर जो पहाड़ों वाला हिस्सा था उसको छोड़ दिया और अब ये मैदानी भाग में उतर चुकी है। अब देखिए यहां से यहां तक अभी उत्तराखंड चल रहा है, केवल उत्तराखंड। गंगा किस किस स्टेट से जाती है? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड,
वेस्ट बंगाल ये भारत के स्टेट है। तो हमने अभी अभी हम उत्तराखंड में ही हैं। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर टोटल है, 2525 किलोमीटर की लंबाई इसकी। यूपी के अंदर 1450 किलोमीटर, बिहार के अंदर 445 किलोमीटर, सबसे कम जाती है झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के अंदर इसकी दूरी है 480 किलोमीटर। अब हमने अभी यहाँ पर यूके को कवर नहीं किया, अभी हम यूके में उत्तराखंड के अंदर ही हैं। तो हरिद्वार उत्तराखंड में आता है। हम आगे चलते हैं तो पाते हैं कि गंगा उससे भी आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ाएं इसको। यहाँ पे हमने स्टॉपेज किया है, क्यों किया है समझिए। यहाँ पर है भैया गढ़मुक्तेश्वर धाम। गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ से आपकी यूपी स्टेट आपका स्टार्ट हो चुका। यूपी बॉर्डर यहाँ से लग चुका। अब हम यूपी में एंटर कर चुके। हम यूपी की तरफ चलते हैं। देखिए आगे क्या हुआ। गढ़मुक्तेश्वर से जैसे ही आप निकलते हो तो आपको मिलता है रास्ते में कन्नौज नाम का शहर, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, कन्नौज। अब यहीं रुक जाइए बस। कन्नौज को कैसे कीजिएगा समझिए। देखिए यहाँ पर यूपी है, ये इलाका यूपी का है पूरा, लेकिन इससे ऊपर कहाँ, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के एक छोटी सी जगह से एक रिवर निकलती है भैया, जिस रिवर का नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। यहां से वो रिवर निकलती है और यू टर्न लेकर और यहां रुक जाती है। क्यों रुकी, क्योंकि यहां से एक और रिवर निकली और इसके अंदर मिल गई आकर। ये कौन सी है, यहां से रिवर निकली, इस जगह का नाम है कालागढ़, या इसको बोलते हैं भैया बिजनौर। बिजनौर से जो रिवर निकली है वो इसके अंदर मिल जाएगी और ये संयुक्त धारा आगे चलेगी और कन्नौज में आकर मिल जाएगी। कन्नौज यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है। आगे समझिए, आगे गंगा एंटर करती है, चलती हुई आगे एंटर करती है भैया आपके प्रयागराज में। कहाँ करती है, प्रयागराज में। यही रुक जाइए। प्रयागराज को नाम आया है तो हम जरा समझ लें थोड़ा सा। जहां पर गंगोत्री के बिल्कुल निकट दाई तरफ, यहां से एक और ग्लेशियर है आपका, जिसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है भैया उस ग्लेशियर का, इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। लेकिन यमुनोत्री ग्लेशियर का दूसरा नाम है बंदरपूछ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ ग्लेशियर से आगे की तरफ आगे चलते ही गंगा इसकी भागीरथी या गंगा के बिल्कुल, ये कौन सा कॉर्नर इसका, लेफ्ट है या राइट है, तो इसका राइट है। यमुना गंगा की राइट तरफ बहती है और आगे बहती हुई ये आगे बिल्कुल पैरेलल चलेगी इसकी, पैरेलल चलती हुई ये यहाँ आकर रुक जाएगी। अब रुक जाएगी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर स्टॉप कर देगी, नहीं, समझिए आगे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंट चीज। यहां से चंबल नदी आती है टेढ़ी मेढ़ी कतार में ऐसे और इसको आके सहायता देती है। इस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और ये जगह कौन सी है आपकी, इटावा। इटावा से आगे यमुना नदी चलती है तो इसको एक जगह और रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ना कोई नदी आ रही है। बिल्कुल यहाँ से एक रिवर आती है और इसके अंदर आकर मिल जाती है। इस रिवर का नाम है भैया बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा रिवर। बेतवा रिवर निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है विंध्या पर्वत से। आपने सुना होगा विंध्या पर्वत, हमारे राष्ट्रीय गान में भी जिक्र आया है, विंध्य हिमाचल। अब देखिए हमने चंबल नदी को कवर किया है, तो चंबल नदी को कवर किया है तो इसकी चंबल की भी एक और सहायक नदी है यहाँ पर, जो यहाँ से निकलती है और चंबल के अंदर आकर मिल जाती है। उस नदी का नाम है छिप्रा।
क्या नाम है? क्षिप्रा नदी। इंग्लिश वाले ऐसे समझ लेना, KSHIPRA, क्षिप्रा रिवर। क्षिप्रा रिवर निकलती कहाँ से है? तो इस जगह का नाम है कारकी बड़ी। क्या नाम है भैया? कारकी बड़ी। और ये एक पहाड़ी है जहां पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला क्या है इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक्चुअल में है क्या। कारकी बड़ी पहाड़ी, कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी पर लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। आगे आइए, हमने बेतवा नदी कहां से निकली बता दिया, क्षिप्रा कहां से निकली? कारकी बड़ी पहाड़ी से। तो चंबल कहां से निकल रही है? चंबल निकल रही है आपकी जनापाऊ नाम की पहाड़ी से, जनापाऊ हिल्स, यहां से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। आगे चलिए, हम पहुंच चुके। बेतवा नदी कहाँ मिलेगी यमुना नदी को? ये मिलेगी भैया आपके हमीरपुर में। कहाँ मिलेगी? हमीरपुर में। आगे चलिए, हमीरपुर से आगे आगे आप चलोगे तो आपको यहाँ पर एक और स्टेशन मिलेगा, जिस स्टेशन का नाम होगा बांदा। बांदा स्टेशन में एक ऐसी रिवर है जो यमुना नदी को आगे सहायता देती है, जिस रिवर का नाम है आपका केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी यमुना की सहायक नदी है जो कहां से निकलती है? कैमूर हिल्स, कैमूर की पहाड़ी से। अब यमुना को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हुए यमुना, हम यहाँ पे कहाँ भी आए हुए थे? हमने इसी पॉइंट पर गंगा को रोक दिया था। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं कि इस पॉइंट का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद या प्रयागराज। अब प्रयागराज क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी सहायक नदी गंगा की, यमुना नदी, जो अपने साथ बहुत नदियों का जल लेके आई है, वो गंगा के अंदर आकर मिल रही है। तो ये सभी प्रयागों का राज है, इसलिए इसका नाम प्रयागराज रखा गया है। आगे समझिए, इलाहाबाद या प्रयागराज से गंगा आगे चलती है तो इसका एक स्टेशन है आगे, और इस स्टेशन पर जाकर ये रुक जाती है। क्यों रुक गई? अब रुक नहीं रही वो, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये समझाने का तरीका है बस। यहाँ पर इस स्टेशन का नाम है आपका गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर। गाजीपुर स्टेशन में रुकने का इसका आशय है, यहाँ पर पीलीभीत नाम की रिवर आती है और इस गंगा रिवर के अंदर आकर मिल जाती है। जो यहां से रिवर आई है, इस रिवर का नाम क्या है? तो इस रिवर का नाम होगा आपके गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। ये निकली कहां से? ये जो नदी निकली है, ये निकली है आपकी पीलीभीत नामक स्थान से। कहां से निकली है? पीलीभीत नामक स्थान से। प्लस निकली कहां से है? ये न तो किसी पर्वत से निकली और न ही किसी और जलधारा से। ये निकली है एक झील से, एक लेक से, जिस झील का नाम है फुल्लर झील। क्या नाम है? फुल्लर लेक। फुल्लर लेक से निकलने वाली नदी, अगर क्वेश्चन में यह आता है कि फुल्लर ऐसी कौन सी रिवर है जो एक झील से निकलती है या किसी धरातल से निकलती है, तो उसका आंसर होगा गोमती नदी। अब गोमती नदी से आगे, गोमती नदी इसके अंदर अगर मिल जाती है गंगा में, गाजीपुर से आगे अगर हम चलें तो गाजीपुर से आगे जाने पर हमको एक स्टेशन और मिलता है, जिस स्टेशन का नाम है छपरा। छपरा में क्या होता है भाई? तो देखिए, ये हमारा इलाका यूपी का है। हम थोड़ा इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ से एक रिवर को उठा के लेके आते हैं। ये रिवर कौन है? समझिए ध्यान से। ये रिवर ऐसे आती है और इस छपरा के अंदर आकर गंगा में मिल जाती है। ये रिवर है कौन सी? समझिए ध्यान से। इस रिवर का नाम रखा गया है शारदा रिवर, शारदा नदी। अब यहाँ पर ये अकेली नहीं आ रही, इसके साथ यहाँ से एक और रिवर उठ के आती है और उसकी वाई शेप बनाकर इसके अंदर मिल जाती है, जिसके कारण इसका नाम है भैया घाघरा रिवर। कौन सी नदी? अब यहाँ पर ये धारा इससे मिली है, घाघरा साधे से मिली है, तो इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस रिवर का नाम यहाँ पर घाघरा रिवर हो जाएगा। कौन, क्या नाम हो जाएगा?
घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ मिली? गंगा में, छपरा में। छपरा से आगे की यात्रा कीजिए तो आपको बिहार का बहुत बड़ा शहर, बिहार की राजधानी पटना देखने को मिलेगा। पटना के अंदर जैसे ही रिवर आती है, गंगा एंटर करती है, तो पटना के अंदर एक बहुत ही सुंदर शानदार नदी इसके अंदर आकर मिल जाती है। अब वो कौन सी समझिए। अभी इस पॉइंट को ये छोड़िए और इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक अमरकंटक नाम का जलाशय है या झील है, जहां से एक नदी निकलती है और इस पटना वाली गंगा में जाकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी हुई? सोन नदी। अब सोन नदी इस यहां से निकली है, इस स्थान का नाम है अमरकंटक। ये स्थान पड़ता कहाँ पे है? ये स्थान पड़ता है आपके एमपी स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर। तो यहां से सोन नदी निकलकर गंगा के अंदर मिल गई, लेकिन इसी स्थान से एक और नदी निकलती है जो इसकी विपरीत बहती है, जिस नदी का नाम है आसान शब्दों में नर्मदा नदी। अब अगर क्वेश्चन ये आता है आपका कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो एक ही उद्गम स्थान से बहती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती। देखो, सोन नदी यहाँ जा रही है, नर्मदा नदी यहाँ जा रही है। ये उत्तर भारत की तरफ, ये दक्षिण भारत की तरफ। अब क्वेश्चन एक और बन सकता है कि ऐसी भारत की कौन सी नदी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, गंगा में मिलती है। तो भारत में गंगा की एकमात्र ऐसी नदी सोन नदी है जो साउथ से स्टार्ट होती है और नॉर्थ वाली गंगा में जाके मिल जाती है, नॉर्थ गंगा में। शाबाश। इसके आगे चलते हैं तो हमने पटना को कवर किया है। पटना से आगे चलो। पटना से आगे आएगा आपका सोनपुर स्टेशन। सोनपुर पे रुकिए और देखिए सोनपुर में क्या है। सोनपुर स्टेशन में आपकी नॉर्थ हिमालय से, नॉर्थ हिमालय मतलब नेपाल हिमालय, यहाँ पर है नेपाल हिमालय, इसके ऊपर है भैया नेपाल। नेपाल से एक अलग रिवर स्टार्ट होके आती है, जिस रिवर का नाम आसान शब्दों में इसको बोला गया है गंडक नदी। क्या बोला गया है? इस नदी का नाम है भैया गंडक रिवर। क्या नाम है? गंडक रिवर। शाबाश। ये कहाँ मिली? गंडक रिवर गंगा में कहाँ मिली? गंडक रिवर गंगा के अंदर मिली है आपके सोनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सोनपुर से आगे चलेंगे हम तो एक और स्टेशन आता है, वहां पर हमने अपने पैर जमा लिए। अब वो स्टेशन कौन सा समझिए ध्यान से। जो गंगा नदी के साथ आकर मिल रही है वो कौन सी नदी है समझिए। हम बात करते हैं नेपाल के इतिहास की, तो हमने नेपाल हिमालय पढ़ा है। नेपाल हिमालय के अंदर एक पर्वत है, जिस पर्वत में एक ऐसी रिवर है जो 7 धाराओं में निकल रही है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सभी धाराएं। अब 7 धाराएं हैं तो 7 धाराएं कहीं ना कहीं तो जाएंगी। तो यहाँ पर 4 धाराएं तो वापिस नेपाल की तरफ टर्न कर गई, लेकिन जो 3 धाराएं हैं 1 2 3, ये 3 धाराएं आएंगी और सीधा गंगा में आकर मिल जाएंगी। इन 3 धाराओं को यहाँ पर बताया गया है। अभी 7 की 7 धाराएं तो यहाँ तक ये रहेंगी सप्तकोशी। इसका नाम क्या रहेगा? सप्तकोशी। लेकिन यहाँ पर एक ही धारा आ रही है, इसलिए इसका नाम अकेला कोसी रख दिया गया। क्या रख दिया? कोसी नदी। इस धारा का नाम है कोसी नदी। अब कोसी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जहां जहां से ये बहती है वो बहुत उपजाऊ जमीन, प्लस जहां जहां से ये बहती है वहां पर ये बहुत अधिक सोइल इरोजन, मृदा अपरदन का कारण बनती है। तीसरा पॉइंट, जहां जहां से ये बहती है, ये बह रही है बिहार में, तो इसको बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि ये नदी अपना रूट जो है वो चेंज करने में बहुत माहिर है। तो कभी ये यहाँ से आ रही थी, कभी कल यहाँ चली गई, अगली महीने यहाँ से चली गई, अगली महीने यहाँ जाकर इसमें मिल गई, अगली महीने यहाँ जाकर गंगा में मिल गई। तो ये अपना रूट चेंज करने में बहुत माहिर है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। आगे समझिए ध्यान से। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर एक और रिवर कहाँ से आती है?
ये आती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। कहाँ से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दार्जिलिंग तिब्बत की तरफ है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आएगी और गंगा नदी के अंदर आकर मिल जाएगी, जिसको बोला गया है महानंदा। उस रिवर का नाम क्या है? महानंदा नदी। महानंदा नदी गंगा नदी के अंदर आकर मिल जाती है। अब ये इलाका अपना झारखंड का है, झारखंड डिस्ट्रिक्ट का। झारखंड से ये जाएगी वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल जाने के पश्चात ये हो जाएगी यहाँ से वितरित। वितरित मतलब मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक धारा आएगी यहाँ, और एक धारा इसकी चली जाएगी वेस्ट बंगाल। कहाँ चली जाएगी? सॉरी, बांग्लादेश। ये धारा चली जाएगी बांग्लादेश, और ये चली जाएगी वेस्ट बंगाल, कलकत्ता शहर के किनारे। अब यहाँ पर ये नदी दो लहरों में बटी है, तो जब भी कोई रिवर इसके अंदर आकर मिलती है तो मेन नदी के अंदर, तो ये इसकी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी नदी, ये सभी की सभी गंगा की सहायक नदियां। लेकिन अगर नदी यहाँ से आगे जाकर दो धारा में विभक्त खुद हो जाए तो उसका बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी। अब यहाँ पर नदी के बहाव को कम करने के लिए एक डैम बनाया गया है, जिसको बोलते हैं भैया टिहरी बांध, टिहरी डैम। अब डैम को कराएंगे डैम वाली वीडियो में, अभी मैंने बता दिया। अब टिहरी के पीछे भी एक स्पॉट में छोटा सा डैम बनाया गया। हर एक बड़े डैम के पीछे एक छोटा सा डैम बना जाता है ताकि उसको स्पॉट बनी रहे। अब उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टिहरी बांध की ऊंचाई है आपकी 260 मीटर। एक बांध है, टिहरी बांध किसकी तट पर है? ये कहाँ पर, कौन सी नदी पे है? गंगा पे। एक बांध है आपका सतलुज नदी के किनारे, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई है भैया 225 मीटर। लेकिन इन दोनों से बड़ा कौन सा है? टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। लेकिन ये भाखड़ा नांगल ऊंचा है ग्रेविटी में। ये किस में ऊंचा है? ग्रेविटी में। और टिहरी बांध ऊंचा है अर्थ फिलर में। अगर क्वेश्चन ये आए कि अर्थ फिलर में ऊंचा कौन सा है तो टिहरी, अगर क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटी में ऊंचा कौन सा तो भाखड़ा नंगल। अब भाखड़ा नंगल क्यों बोला गया है? अब जैसे यहाँ से ऐसी सतलुज नदी जा रही थी तो यहाँ पर बनाया गया भाखड़ा बांध। अब ये भाखड़ा बड़ा बांध है, इसकी सपोर्ट के लिए पीछे एक और बांध बनाया गया जिसका नाम है नंगल बांध, और इसकी ऊंचाई 225 मीटर। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है गंगा, और इसका यहाँ पर नाम गंगा नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा भैया हुगली रिवर। आपने सुना भी होगा कि वेस्ट बंगाल में हुगली नदी बहती है कलकत्ता शहर के किनारे। और एक धारा जो इसकी यहाँ गई है बांग्लादेश में, उसका भी वहां पर गंगा नाम नहीं है। इस धारा का नाम है भैया पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। अब जब आपको हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कराएंगे तो यहाँ से नेपाल हिमालय से भी ऊपर तिब्बत से एक नदी आएगी ब्रह्मपुत्र, जो ऐसे आकर बांग्लादेश के अंदर यहाँ से एंटर करेगी। यहाँ से तो यहाँ पर इस धारा का नाम यहाँ तक पद्मा था। इस धारा का नाम बांग्लादेश में एंटर होने के पश्चात ब्रह्मपुत्र का नाम भी चेंज हो जाएगा, और इस धारा का नाम हो जाएगा जमुना। अब जमुना और पद्मा मिलती हैं तो आगे जाकर ये एक धारा हो गई, और इस धारा को कहा गया है मेघना। क्या कहा गया है? मेघना। हालांकि है ये गंगा की धारा ही। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा समझते हो कि नदी के द्वारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक और सभी की सभी नदियों ने अपनी जो मिट्टी उठाई थी उस मिट्टी को यहाँ लाके इकट्ठा कर देंगी, जिससे यहाँ पर एक त्रिभुज आकार की आकृति बनेगी, जिस आकृति को हम बोलेंगे डेल्टा। नोटबुक भी डेल्टा की ही है, डेल्टा बोलेंगे। और डेल्टा, इस डेल्टा का नाम है भैया सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा नाम क्यों रखा गया? कि यहाँ पर एक सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है जिसकी संख्या बहुत अधिक, ये एक पादप है, पेड़ है जिसकी संख्या यहाँ पर हजारों में है, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हुआ। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, और जिसको समझ में आ गया वो बहुत बढ़िया।
उसका एक कार्य है आपके लिए बहुत ही शानदार। वो कार्य ये है कि जो बच्चे आपके जैसे हैं जिनको समझ नहीं आता उन तक बस ये वीडियो शेयर कर दीजिए आप। मैं ये नहीं बोला कि लाइक करो कमेंट करो, नहीं, बस उन बच्चों तक ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज्ञान का आनंद मिल सके। धन्यवाद। अगला ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सॉरी, वो करेंगे हम अगली वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।